बस मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि एक ना ऑब्सेशन ना बनाइए इंडिया पाकिस्तान मैचों को कि पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एशिया कप। और जिंदगी में थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, जिंदगी में थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो थोड़ा सा सुकून ढूंढिए, खुश रहिए। जो भी आपके विराट कोहली के लिए तो फिर वही दो लाइनें कहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख। ये वक्त भी गुजर जाएगा गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका cricket.com की इस पेशकश में। हमारे साथ पिछली बार की तरह दोबारा से विवेक राजदान जी हैं, जिनसे हमने लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बात करी थी। इस बार हम उनसे पहले बात कर रहे हैं क्योंकि वो थी भी बातचीत काफी इंसाइटफुल, काफी मजा आया था। मुझे और सुमेश को तो डेफिनेटली बहुत मजा आया था। आई होप सर को भी वो ऐसा लगा और वो ऐसे ही नहीं हंस रहे हमारा दिल रखने के लिए। नहीं, आप तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में पकड़ लेते हो मुझको। नहीं सर, अभी आगे मौका भी आएगा। हम क्या करें, शेड्यूल ऐसा है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, लोगों ने काफी मिस किया है इस मुकाबले को। जैसे हमारी, जब मैं छोटा होता था तो मेरे को याद है जितने मैच अब मैं 2-3 साल में एक बार देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान के, उतने मैं एक साल के अंदर या एक सीरीज में देख लेता था। तो मिस तो सबने किया है। एंड हमेशा कॉन्वर्सेशन एक अच्छी होती है, बातचीत अच्छी हो जाती है इन चीजों के बारे में। और आगे भी हम सर आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है श्रीलंका के साथ मुकाबला है, अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे अगर आपको अच्छा लगा तो। ब्रॉडकास्टरों ने शेड्यूल ऐसा बनाया कि संडे टू संडे इंडिया पाकिस्तान ही है, तो अब क्या नहीं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में वैसे भी देख के मजा आता है। और दोनों तरफ के खिलाड़ी, आज की बात नहीं है, अगर आप कई सालों पहले से भी अगर आप देखते आए हैं, चाहे इमरान खान साहब जब कप्तान हुआ करते थे, गावस्कर साहब, कपिल देव जी जब खेला करते थे, और तब से ही जो एक इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक जो द्वंद्व देखने को मिलता है, एक जो भिड़ंत देखने को मिलती है, वो मजा अपना ही है, एक अलग ही मजा है। जो इसमें कोई वो दो राय नहीं कि सबसे खास हमेशा जब भी आप कहें, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया को लगता है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल के कि ये खास मैचेस है, वैसे इंडिया के लिए सबसे खास मैच हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही होता है। बिल्कुल। और कभी फोन आए ना आए, इंडिया पाकिस्तान के पहले घर से भी फोन आ जाता है कि बेटा वो चैनल सब्सक्राइब करा देना जिसपे मैच बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सुमेश, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। अब मेरे घर में भी कुछ ऐसा माहौल रहता है कि भाई मैच है, शुरू हो रहा है, जैसे ही शुरू होता है लोग क्या है टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई अब ये 3-3.5 घंटे है ना, अब ना इधर आना ना जाना, जो काम करना है खुद ही करना आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैच की बात करते हैं। सर, अब जैसे सबसे बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि रविंद्र जडेजा अब एशिया कप से रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनको रेकरिंग नी इंजरी हुई है दोबारा से, आई थिंक। एंड अक्षर पटेल जो कि स्टैंड बाइज में थे, पहले ही टीम के साथ दुबई में ट्रैवल कर रहे थे, वो स्क्वाड में आ गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच होना है उसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगी पिछले मैच से जो पाकिस्तान के साथ था, या आपको लगता है कि ऋषभ पंत खेलेंगे रविंद्र जडेजा की जगह आपके हिसाब से, या दीपक हुड्डा का भी चांस है क्योंकि वो भी एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, ऑलराउंडर की तरह खिलाए जा सकते हैं। तो आपकी नजर में रविंद्र जडेजा को कौन रिप्लेस कर रहा है 11 में? देखो, पिछले कुछ समय से अगर आप देखो, जो एक प्लान रहा है, एक नीति रही है भारतीय टीम की, वो यही कि हर एक खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी आप खड़ा कर दें। तो इसलिए अगर आप देखें तो आज आप अक्षर पटेल की बात क्यों करते हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले मैचों में जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है। तो अगर जडेजा आज बाहर हुए हैं तो अक्षर पटेल उनकी जगह अगर आएंगे तो उनकी 11 में भी जगह वो भर देंगे। उनका इस तरह का प्रदर्शन रहा है, उनकी इस तरह की मानसिकता है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं इस वक्त अक्षर पटेल। जहां तक आपने बात कही कि क्या ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए, मुझे लगता है नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा जोखिम लेने वाली बात हो जाएगी क्योंकि आवेश खान और अर्शदीप जो है ना, वो अभी नए नए आए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, और खासतौर पे इस तरह का माहौल या इस तरह के टूर्नामेंट में जब आप उनको लेके चलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है वो एक छठे गेंदबाज का कुशन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो छठा गेंदबाज आपका 1 या 2 ओवर ही आपको निकाल के दे दे, लेकिन वो जो कुशन मिलता है ना, उसका बड़ा आपकी टीम को फायदा पहुंचता है क्योंकि वो बैलेंस अच्छा बन जाता है। हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो आपको उनसे 4 ओवर मिलते हैं, और अर्शदीप और आवेश अगर अपने कोटे के 4-4 ओवर नहीं कर पाए किसी वजह से, तो अगर वो छठे गेंदबाज का एक विकल्प होता है ना आपके पास,
तो उसका फायदा पहुंचता है आपको। बिल्कुल सर, जैसे आपने छठे गेंदबाज की बात की तो यहीं गुरकीरत ने भी ये नाम मेंशन किया और इस नाम की काफी चर्चा है। दीपक हुड्डा का नाम बाहर आता है निकल के कि भाई इनको भी खिला सकते हैं, ये बैटिंग तो कर ही लेते हैं, साथ साथ ये 6 बॉलिंग ऑप्शन भी है। एंड बात तो ये है कि अभी तक जब भी ये खेले इंडिया कभी मैच हारा ही नहीं है। तो आपको इनके बारे में क्या लगता है? जैसे अगर हम वर्ल्ड कप के लेंस से देखें तो आर वी जंपिंग द गन, अगर हम सोचें कि इनको इमीडिएटली जडेजा की जगह खिला लेना चाहिए? देखो सुमेश, क्या होता है कि आप जब पहली 11 अपनी सिलेक्ट करते हो ना, वो सबसे महत्वपूर्ण आपकी 11 बन जाती है और उससे एक आपके टीम का बैलेंस भी पता चल जाता है और आपके टीम चलाने वाले कप्तान और कोच की सोच का भी पता चल जाता है। तो पहले मैच में जो 11 आपकी उतरी थी, अब उस मैच से अगर आप देखें, एक खिलाड़ी अगर चोटिल होकर बाहर हुआ है तो उसी जैसा खिलाड़ी अगर आपके पास बेंच में पड़ा है या आपके पास बेंच पे बैठा है या बाहर है, तो निश्चित तौर पे उसी को अंदर लेकर आइए आप। अक्षर पटेल बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से अच्छे रन भी बनाते हैं, मैच जिताया था पीछे हाल में उन्होंने अपने जी बल्लेबाजी जी। से। तो लाइक टू फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती कि एक बाएं हाथ का स्पिनर बाहर गया और एक बाएं हाथ का स्पिनर अंदर आया। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बदलाव होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि जडेजा चोटिल होकर बाहर गए हैं, तो मुझे लगता है उस टीम में एक ही बदलाव होना चाहिए कि अक्षर पटेल जडेजा की जगह टीम में आ जाए। सर मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला ये है, अगर हम रविंद्र जडेजा को देखें तो जब से उनको सिडनी में इंजरी हुई थी टेस्ट सीरीज में, जहां पर उनका थंब फ्रैक्चर हुआ था, तब से मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। उन्होंने 19 में से जो 19 टेस्ट मैच इंडिया ने खेले हैं ये 2 सालों में, उनमें से उन्होंने सिर्फ 10 ही खेले हैं। और टी20 उन्होंने खेले हैं 14, 39 में से, और 21 में से सिर्फ 3 ओडीआईस खेले। उनकी रेकरिंग इंजरी हो रही है, कभी नी की, कभी आर्म की। तो क्या आपको लगता है, और अभी अब अगर ये भी देखें तो उनका जो प्रेजेंस है स्पेशली हमारी टेस्ट टीम में, जो वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने साउथ अफ्रीका में देखा, जब वो नहीं थे टीम में तो बहुत मुश्किल हो गई थी इंडिया की बैटिंग। नंबर 7 पे अश्विन और नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर आ रहे थे और वो जडेजा की भरपाई नहीं कर पाए। तो क्या आपको लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद मे बी बोर्ड को और रविंद्र जडेजा को क्या कोई एक टाइप का डिसीजन लेना चाहिए कि वो एक वाइट बॉल फॉर्मेट गिव अप कर दें, क्योंकि टेस्ट टीम में तो वो इंडिस्पेंसिबल है, उनके बिना आपका बैलेंस नहीं बनता, स्पेशली गिवन कि 33 के हो गए हैं और इतनी इंजरीज हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकरिंग इंजरीज हैं, बार बार मिस आउट कर जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखो, मेरे को ये लगता है कि ये जो डिसीजन होता है ना, ये सबसे पहले ये डिसीजन प्लेयर को खुद लेना चाहिए, क्योंकि प्लेयर की बॉडी किस तरह की है और कितना अब वो बोझ उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये उस प्लेयर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और कोई नहीं जान सकता। रविंद्र जडेजा अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही किफायती एक ऑलराउंडर है और जिसकी हमेशा भारतीय टीम को जरूरत पड़ती रहेगी, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। क्योंकि सिर्फ उनकी आप गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात ना करें, आप उनकी फील्डिंग की बात करें ना यार। आप देखिए, इतना फुर्तीला फील्डर, आप जो भी उनकी उम्र की बात कर रहे हैं, इज जस्ट अ नंबर। अगर एक खिलाड़ी इतना फुर्तीला होकर अपने आप को इतना फिट रख सकता है, आप देखिए, आप मैचेस को उठा के देख लीजिए, कई बार आप हर जगह आप कहीं ना कहीं जडेजा का एक रनआउट जरूर दिखेगा आपको, और वो एक ऐसा रनआउट होता है जो मैच बदल देता है। तो ये आदमी, एक खिलाड़ी अपने आप में कितना कुछ टेबल पे लेकर आता है, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अब थोड़ा सा इंजरी से वो जूझ रहे हैं, हाँ, जैसे उम्र आपकी बढ़ती रहती है, आपको अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। और आगे चल के ये आप हर खिलाड़ी के साथ देखेंगे, सिर्फ रविंद्र जडेजा के साथ नहीं, आप जितने भी खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर हम अपनी लाइफ को लंबा करना चाहते हैं तो वो कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसके लिए हम बने हैं, या जो हमें सबसे ज्यादा सूट करता है, या जिससे हम सबसे ज्यादा टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसी फॉर्मेट के साथ फिर आप इनको आगे चल के जुड़ते हुए देखेंगे। सर, आपने रविंद्र जडेजा की फील्डिंग की बात करी तो एक सवाल तो मैं पूछना ही चाहूंगा कि आपने अपने जितना भी क्रिकेट खेला है, देखा है, कोई और फील्डर उनके आसपास भी आता है? नहीं, कई फील्डर थे, ऐसा नहीं है कि उनके आसपास और कोई फील्डर आएंगे नहीं। आपके पास सुरेश रैना थे, युवराज सिंह थे, आपके पास मोहम्मद कैफ थे, उससे पहले हमारी जनरेशन में चले जाए तो अजय जाडेजा, रॉबिन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मतलब कमाल के फील्डर। और पीछे चली जाए, यशपाल शर्मा, आप 1983 भूल गए, जो रनआउट किया था यशपाल पाजी ने एक हाथ से उठा के, और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रनआउट करके जो उनको विकेट दिलाई थी भारतीय टीम को। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास उस तरह के फुर्तीले फील्डर नहीं रहे हैं,
लेकिन हाँ, आज का माहौल जो है और इस वक्त भारतीय टीम जो आपको इस वक्त नजर आती है, उसमें बिल्कुल खासम खास अगर कोई फील्डर है इस वक्त भारतीय टीम में, तो वो रविंद्र जाडेजा ही है। सर मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। जैसे जब हम सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन की बात कर रहे थे, आपने बात करी आवेश और अर्शदीप की। अर्शदीप हमने देखा है उनको अभी 7 मैचेस जो उन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं, उनमें से एक मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने विकेट्स निकाले हैं और काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। आवेश ऑन दी अदर हैंड काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लोइंग हॉट एंड ब्लोइंग कोल्ड समटाइम्स। आप सर खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इशू क्या है आवेश के साथ? रिदम का इशू है, या कभी कभी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और वो एक बुरे ओवर को रिकवर नहीं कर पाते, या कॉन्फिडेंस का इशू है? क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी फॉलो करते हैं, तो आपके हिसाब से आवेश खान की इनकंसिस्टेंसी का रियल इशू क्या है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे खेलते चले जाएंगे ना, थोड़ा सा उन पे सब्र दिखाने की जरूरत है। जब भी कोई बच्चा नया आता है ना, और खास तौर पे जब आप सबसे छोटे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, जो 20 ओवर फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज को एसेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड क्रिकेट में उस वक्त सबसे बढ़िया जो गेंदबाज हुआ करते थे वो डेल स्टेन एक समय पे हुआ करते थे, और एबी डिविलियर्स ने एक मैच में T20 IPL के एक मैच में उनको आड़े हाथ ले लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वर्ल्ड के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं तो आप की पिटाई नहीं होगी। ये फॉर्मेट ही ऐसा है जहां पे आप बच नहीं पाएंगे। तो आवेश खान अभी क्योंकि युवा हैं और आपने उन पे दाव खेला है, तो थोड़ा सा एक रस्सी जो है लंबी छोड़नी पड़ेगी। ये जब आप भी किसी पे दाव खेलते हैं ना, तो थोड़ा सा लंबी रस्सी दीजिए, उस पर थोड़ा विश्वास जताइए। जिस चीज पे आवेश खान को काम करने की आवश्यकता है, वो थोड़ा अपनी गेंदबाजी में उनको विविधता लाने की जरूरत है। भुवनेश्वर कुमार से सीखिए ना। अगर आप एक ही किस्म की गेंदबाजी करेंगे, और एक चीज याद रखिए, जब तक गेंद हवा में हिल रहा है या मूवमेंट ऑफ द विकेट मिल रही है, तब तक तो आप सही हैं। जहां गेंद पड़ के सीधी आती है और किसी भी रफ्तार से आती है, बल्लेबाजों को आजकल दिक्कत नहीं है। आजकल वो जमाना निकल गया कि आपके पास थोड़ी सी रफ्तार है तो आप बच जाएंगे। आप नहीं बच सकते। तो यहाँ आपको क्या चतुराइयां लानी है, आपको यॉर्कर का इस्तेमाल करना है, आपको अलग अलग किस्म की धीमी गति की गेंदें सीखनी है, स्लोअर बाउंसर किस तरह से मारा जाता है उसके बारे में आपको सीखना है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, और ये अब हमें देखना है कि आपने इनको यहाँ तक पहुंचा दिया, अब ये यहाँ ठहरने के लायक है या नहीं, ये तो यही बता पाएंगे आपको। ये आप नहीं अब एसेस कर पाएंगे। आपको बस इतना पता था कि आवेश खान इस लेवल के लायक हैं, आपने इनको वहां पहुंचा दिया, वहां खड़ा कर दिया। अब आप वहां टिकने के लायक हैं या नहीं है, ये अब आप हमें बताइए। ये हम निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो अब यही देखना पड़ेगा कि आवेश खान अब अपने आप को और अपने खेल को किस तरह से संवारते हैं। तो सर के वर्ड्स में सुना सबने कि सर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, यंगस्टर हैं, मैच्योर होंगे टाइम के साथ, और थोड़ा सा वेरिएशन सीखने की जरूरत है। और अगर ये सब हो गया तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि वो आगे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए सर क्या होता है कि आपके पास एक ग्रुप था ना, आपके पास 5-6 तेज गेंदबाजों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में से आपने ही 2 या 3 तेज गेंदबाजों को उठा के उनको आगे लेकर आए। तो जब आपने उनको आगे लेकर आए हैं, तो कोई तो आपने उनमें चीज एक अलग किस्म की देखी होगी ना, जो बाकियों से अलग है। तो जब आपने उन पे वो विश्वास जता के उनको आपने ये मौका दिया है, तो फिर एक आध मैच में थोड़ी आपका वो विश्वास खत्म हो जाना चाहिए। फिर तो ये नाइंसाफी है उस युवा गेंदबाज के साथ भी, क्योंकि ये T20 का फॉर्मेट जो है, ये किसी पे भी किसी के लिए आसान नहीं है, और खास तौर पे गेंदबाजों के लिए कि अगर बात करें, ये बहुत कठिन फॉर्मेट है गेंदबाजों के लिए। तो इसलिए अब मौका दिया है तो थोड़ा सा सब्र दिखाने की आवश्यकता है। सर इंडिया से मूव ऑन करते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो इंडिया के ओपोनेंट है पाकिस्तान के बारे में। हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट टॉप हैवी टीम हो जाती है बैटिंग को लेकर। इंडिया के अगेंस्ट भी हमने देखा कि उनका स्टार्ट थोड़ा स्लो था, हांगकांग के अगेंस्ट भी स्टार्ट थोड़ा स्लो था। आपकी क्या राय है उनके इस अप्रोच को लेके? क्योंकि काफ़ी क्रिकेटिंग सर्कल्स में इनके इस अप्रोच को लेके क्रिटिसिज्म होता है कि पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान बहुत कंजर्वेटिव होता है, जिसकी वजह से वो एंड में रन्स मेकअप नहीं कर पाते। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है ये जो अप्रोच है वो पाकिस्तान को सूट करता है क्योंकि जैसा उनका आउटलुक है टीम का, या आपको लगता है यहाँ पर जरूर इंप्रूवमेंट हो सकती है और वो थोड़ा और एग्रेसिव हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो है ना, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ओपनर के तौर पे बाबर आजम उतरते हैं, और बाबर आजम जो है वो उनके सबसे प्रमुख खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि ये पूरी टीम जो है वो उनके इर्द गिर्द खेलने के
के लिए हमेशा तैयार रहती है कि बाबर आजम एक लंबी पारी खेलें, एक लंबा स्कोर खड़ा करें और बाकी इर्द गिर्द इनके खेले तो एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान बोर्ड पे लगा पाएगी। अब पिछले दोनों मैचों में बाबर आजम का बल्ला चला नहीं, वो तो रिजवान ने कुछ रन बना दिए, एक में फखर जमान ने रन बना दिए, तो उस वजह से आपने वो कुछ बोर्ड पे रन देखे। नहीं तो बाबर आजम अगर नहीं रन बनाएंगे तो आप हमेशा पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये टीम ही इस तरह की है जो एक खिलाड़ी जब भी इस टीम में इस तरह का होता है ना, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा तो फिर दिक्कतें हमेशा पैदा होंगी। जहां तक आपने पहले बल्लेबाजी करने की बात कही, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये अच्छी से अच्छी टीम को आप उठा के देख लें, ये हमेशा दिक्कत आती है अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि 20 ओवर में कितने रन बनाने हैं इसका एक अंदाजा नहीं लगता। और फिर ऊपर से अगर आप पहले 6 ओवर जो आपका पावर प्ले है उसमें अगर आप अपनी प्रमुख बल्लेबाजों को खो दें, या अगर आप 2 या 3 विकेट अपने गंवा दें जिसमें से एक आपके प्रमुख बल्लेबाज का हो, तो फिर तकलीफें बढ़ जाती हैं। फिर आपको बीच के ओवरों में उतनी आजादी नहीं मिलती उतने तेज रफ्तार से रन बनाने की, तो ये थोड़ा सा तकलीफ हमेशा आती है। इसलिए आप देखते हैं ना कि इस फॉर्मेट में आंख बंद करते संगी कप्तान टॉस जीतते कहता है मैं पहले फील्डिंग करूंगा, क्योंकि हमें नहीं अंदाजा, हमें नहीं पता कितने बोर्ड पे रन काफी होंगे। हाँ, जब रन लग जाएंगे बोर्ड पे फिर हमें पता है उनका पीछा किस तरह से करना है। सर, पाकिस्तान से अलग हटके उस टीम के बारे में बात करते हैं जिनके लिए ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम, तो हम बात करें अफगानिस्तान की। आपको लगता है कि हम ब्रॉडकास्टर्स का प्लान जो है वो थोड़ा बिगड़ने वाला है और हम फाइनल इंडिया पाकिस्तान नहीं इंडिया अफगानिस्तान के बीच में देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जितना छोटा फॉर्मेट उतनी खतरनाक ये छोटी टीमें होती चली जाती हैं। और यहाँ पे तो बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं, अगर आप देखें राशिद खान की बात करें, मुजीबुर की बात करें, वो तो ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं कि अपने बलबूते पे वो मैच पलट देते हैं। बस अफगानिस्तान को दिक्कत आएगी तो बस एक ही जगह दिक्कत आएगी, अगर टीमों ने इनके खिलाफ 170-180 रन बोर्ड पे लगाने शुरू कर दिए, जहां वो होगा फिर ये बेचारे फंस जाएंगे, क्योंकि फिर उन रनों का पीछा करने के लिए इनके पास शायद इतना दमखम ना हो, क्योंकि इनके पास बल्लेबाज हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं वो एक ही गियर पकड़ते हैं। अब उस गियर में उस दिन उनका भाग्य ने भी साथ दिया और वो गियर वो इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहा तो फिर तो ठीक है, लेकिन जहां बीच में थोड़ा सा मैच फंस गया और उस फंसे हुए मैच को निकालने की बात आई तो फिर उनके पास शायद उस तरह के वो होनहार बल्लेबाज मध्य क्रम में या निचले मध्य क्रम में नहीं है जो वहां से उनको मैच जिता के ले जाए। जैसे हार्दिक पांड्या ने पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ आपको जिताया था कि 20वें ओवर तक मैच पहुंच गया, वो नौबत आ गई थी कि कुछ भी हो सकता था। तो उस सिचुएशन में जब फंसेगी ना अफगानिस्तान तो फिर देखना होगा वहां से कैसे निकलेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आगे चल के जब भी टीमें इनके खिलाफ अब ये सुपर 4 में खेलेंगी, कोशिश यही होगी कि मुजीब और राशिद, ये जो दो गेंदबाज है ना जो अपने 4-4 8 ओवर डालते हैं, इनके इन 8 ओवरों में बेशक बहुत ज्यादा रन ना आए, आप इनको विकेटें ना दें, क्योंकि एक बार आपने इन दोनों का स्पेल निकाल दिया और इनको विकेट नहीं दी तो फिर आप बाकी बचे हुए 12 ओवर में अच्छे रन बना सकते हैं। ये तो कभी भी ऐसे फॉर्मेट में आप कभी भी वापसी कर सकते हैं और भरपाई कर सकते हैं। एक किसी भी गेंदबाज को आप पकड़ लें उस दिन और आपका काम हो जाएगा। दिक्कतें ये आती हैं कि आप राशिद और मुजीब के पीछे जब पड़ जाते हैं और उनको विकेट दे देते हैं ना, तो फिर बाकी गेंदबाज भी अपने 4 ओवर निकाल के ले जाते हैं बीच में से। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट इतना फास्ट मूव किया है और आज किसी भी दिन किसी भी टीम को हराने का दमखम रखता है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक लेसन है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं बट उनका क्रिकेट जो है काफी धीरे धीरे मूव हो रहा है, वहीं अफगानिस्तान हमने देखा कि एकदम फास्ट ट्रैक कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक आईना की तरह है अफगानिस्तान क्रिकेट? आप ये समझिए कि जब भी आप किसी टीम के बारे में बात करते हैं ना, अभी आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान के आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, अच्छी टीम किस चीज से बनती है? अच्छी टीम हमेशा अच्छे खिलाड़ियों से बनती है ना। अच्छी टीम का क्या मतलब है? अब आप इसी अफगानिस्तान टीम से ये दो खिलाड़ियों जिनकी हम बात कर रहे हैं, राशिद खान और मुजीब को निकाल के बाहर रखें, या उनको 11 महीना खिलाएं, देखिए किस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेलेगी। तो यही खिलाड़ियों की कमी बांग्लादेश की टीम में। अब ये जो इनके पास शाकिब हैं, इनके पास और जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, वो जब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे या दूसरों को वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे या प्रेरित नहीं करेंगे अपने प्रदर्शन से, तो टीम कैसे खड़ी होगी? क्योंकि जब भी कोई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर होते हैं या निकलते हैं बाहर,
तो वो जो उनकी जगह जो युवा खिलाड़ी आते हैं उनको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो जाता है, बहुत बड़े जूते होते हैं, उसको भरना, उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं रहता। वहां ये जो बाकी बड़े जो अनुभवी खिलाड़ी हैं ना, उनके दारोमदार होता है कि इस वक्त ये टीम जो है थोड़ा सा एक ट्रांजिशन में है, थोड़ा सा खिलाड़ी नए आ रहे हैं, इस वक्त आप इस टीम को आगे लेके चले अपने कंधों के ऊपर। और वो अगर अच्छा प्रदर्शन करके नहीं देंगे तो फिर बांग्लादेश हो या कोई भी टीम हो वो क्या कर पाएगी, क्योंकि टीम इज एज गुड एज द प्लेयर्स, द कैप्टन इज एज गुड एज द प्लेयर्स। जितना अच्छे आपके पास प्लेयर्स होंगे, जितना अच्छा आपके प्लेयर्स का प्रदर्शन होगा, उतनी अच्छी आपकी टीम नजर आएगी। सर अफगानिस्तान की अभी बात कर रहे थे, तो सुपर फोर्स में जो तीन में से अफगानिस्तान ने जो 2 मैच खेलने हैं वो मेरे हिसाब से शायद शारजा में खेलने हैं। तो शारजा में जहां पर पिच ऑलरेडी थोड़ी स्लोअर साइड पे है और रन स्कोरिंग और मुश्किल हो जाती है, मैं आपसे एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहां पर कितना ज्यादा जो गैप है वो कम हो जाता है टीम्स के बीच में, अफगानिस्तान और बाकी टीम्स के बीच में। और दूसरा, ये जो पिचेस हैं जैसे हम शारजा में देख रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ये आइडियल है T20 क्रिकेट के लिए? क्योंकि T20 क्रिकेट में दर्शक मेरे हिसाब से बाउंड्रीज देखना चाहते हैं, पर यहाँ पर एक एट्रिशनल क्रिकेट होती है जहां पर एक बैटल है रन स्कोरिंग, बाउंड्री तो छोड़ दीजिए, रन स्कोरिंग एक बैटल है। आपके हिसाब से क्या ऐसी पिचेस T20 में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं तो एक गेंदबाज के नजरिए से अगर बोलूंगा तो मैं तो ऐसी पिचों पे खेलना चाहूंगा अगर गेंदबाजों को मदद मिले, क्योंकि मैं थक गया हूँ ये देख के कि बल्लेबाज जब जहां जाए गेंदबाज की पिटाई करता रहता है। अरे गेंदबाज ये है, कोई मशीन थोड़ी आप खड़े कर दो भैया गेंदबाजी करने के लिए, वो भी इंसान है, उनके भी जज्बात हैं, जज्बातों से खेलते हैं आप गेंदबाजों के आजकल। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, 200 रन वाली पिच भी नहीं होनी चाहिए, 120 वाली पिच भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी पिच होनी चाहिए जहां आपको अच्छा कॉन्टेस्ट दिखे बिटवीन बैट एंड बॉल। ये नहीं है कि बल्लेबाज जो आ रहा है धुनाई किए जा रहा है, 200 सवा 200 रन बन गए, दैट इज ऑल्सो टू मच। और अगर ऐसा भी नहीं होनी पिच चाहिए कि आपको बॉल आपके आगे से घूम रहा है या इतनी स्विंग हो रही है कि गेंद और बल्ले के बीच का संपर्क नहीं हो पा रहा। सो ये दोनों एक्सट्रीम जो है ना, जब भी किसी चीज की अति हो जाती है वो सही नहीं है। ऐसी अच्छी स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए जहां गेंदबाज को भी मदद मिल रही है, बैटिंग भी अच्छी लग रही है, तो आपकी अच्छा क्रिकेट आपको देखने को मिले। और अच्छा क्रिकेट जब मैं कहता हूं देखने को, मेरे ख्याल से 160, 165 या 160 से 170 के बीच के जो मैचेस होते हैं ना, उसमें आपको देखना, मैच देखने का भी आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा, क्योंकि अच्छी क्रिकेट आप खेलते हुए देखेंगे दोनों टीमों को। बिल्कुल। तो सर हम यही होप करेंगे कल इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसमें यही 160 170 वाली पिच हो तो देखने में मजा आए। बट सर उस मैच की बात करने से पे जाने के लिए एक सवाल है जो सबके मन में है, वो एक खिलाड़ी को लेकर के है, वो है केएल राहुल। हमने देखा कि ऋषभ पंत ऑलरेडी बेंच पे है, और जब ऋषभ पंत के ओहदे का प्लेयर बेंच पे होगा तो जो 11 में उन पे प्रेशर होना तो लाजमी है, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं किया तो एक बल्लम बैठा है। तो सर आपको लग रहा है कि जिस तरह से केएल राहुल पे अभी थोड़ा प्रेशर है कि उन पे कुछ सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि उनकी इंटेंट जो है, जो आजकल एक बहुत फैशनेबल वर्ड है, वो सफिशिएंट नहीं है इस फॉर्मेट को लेकर के, आपकी उस बारे में क्या राय है? अब केएल राहुल, आप ये भी तो देखिए ना कि काफी अरसे के बाद वापस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आके लौटे हैं। और दूसरी चीज ये भी देखनी है कि ये जो अभी आप मैचेस सब हो रहे हैं, चाहे एशिया कप की बात करें, उसके बाद घरेलू कुछ सीरीज हैं जहां T20 मैचेस भारत खेलेगी, ये सब वर्ल्ड कप के बिल्डअप के लिए हो रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके T20 वर्ल्ड कप में आपकी क्या टीम जाए। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके पास वो 11 पहले से ही तैयार होते हैं कि ये 11 वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके मैंने खिलाने हैं, या ये मेरे बेस्ट 11 हैं उन कंडीशंस के लिए। तो वहां के लिए अगर कोई आप टीम को तैयार कर रहे हो तो फिर वहां पे तो केएल राहुल ही की जगह बनती है ना, एज एन ओपनर रोहित शर्मा के साथ। जी हाँ, पहले मैच में थोड़ा स्ट्रगल था, पिछले मैच में उन्होंने कुछ रन बनाए, थोड़ा सा उनको भी टाइम लगेगा, क्रिकेट से बाहर थे, क्रिकेट में वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा सा रनों में एक बार उनको फिर से यकीन आना शुरू हो जाएगा अपने बल्लेबाजी में, क्योंकि क्लास प्लेयर है ये। देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, आप इनके ऊपर इतना क्यों भरोसा दिखाते हैं सुमेश? कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप इतना भरोसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको पता है जिस दिन उनका दिन हुआ ये आपको अकेले मैच जिता देंगे। तो हमेशा आप ऐसे खिलाड़ियों पे दाव खेलना चाहते हैं जिनमें इतनी काबिलियत है, कूट कूट के उनमें इतनी काबिलियत भरी हुई है कि वो जिस दिन उनका दिन हुआ वो आपको मैच अकेले जिता के दिखा देंगे। और उनमें से एक केएल राहुल है, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। और उन्होंने, ऐसा नहीं है, आप उनकी T20 में आप उनकी एवरेज देखिए,
और उनका स्ट्राइक रेट देखिए, कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब भी आपको एक ब्रेक मिलता है, आप क्रिकेट से बाहर जाते हैं, उसके बाद जब आप वापसी करते हैं, खास तौर पे इस तरह के टूर्नामेंट्स में आसान नहीं रहता, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये खिलाड़ी हमारी लय पकड़ेंगे ना, उतना अच्छा हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। क्योंकि अगर आपके टॉप 3 या टॉप 4 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया पहुंचते पहुंचते कुछ रनों के साथ वहां पहुंचेंगे और अच्छी फॉर्म में वहां पहुंचेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा इंडिया को हरा पाना इतना आसान होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप में एक प्रबल दावेदार के तौर पे उतरेगी ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। आपने केएल राहुल की काबिलियत के बारे में बात की, उसमें भी कोई शंका नहीं है। वो भी सूर्य कुमार यादव जैसे 360 डिग्री प्लेयर है। बट कहीं ना कहीं हमने ये ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बट आईपीएल में भी, कि प्रेशर मैचेस वर्सेस जिन मैचेस में प्रेशर कम होता है वहाँ दो अलग केएल राहुल हमको दिखते हैं। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो उतना खुल के नहीं खेले, बट छोटी टीमों को तो तबाही मचा दी। आईपीएल में भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जब वो पंजाब के साथ थे, कि जब टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी होती है तो आखिरी मैच में वो ऐसी पारी खेलते थे कि दर्शकों को देख के लगता था कि भाई पूरे टूर्नामेंट में आप ऐसा क्यों नहीं खेलते। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि विथ हिम इट्स नॉट अबाउट स्किल बट एक मेंटल चीज है, और अगर ये मेंटल चीज है तो ये कोचेज और सपोर्ट स्टाफ के लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्लेयर को कि वो हर मैच में मेंटली अपने बेस्ट पे रहे? मेरे को लगता है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो सुमेश, इस वक्त कोई स्पून फीडिंग या किसी कोच को कुछ बताने की जरूरत थोड़ी होती है आपको। इतना तो आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि इस वक्त टीम की क्या सिचुएशन है या मैच की क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे किस तरह से अपने खेल को ढालना है। फायदेमंद हमेशा वही खिलाड़ी टीम के लिए होता है जो मैच की सिचुएशन को समझ के उसके हिसाब से अपना खेल खेलता है और अपना अपना जो एक किरदार है या अपना जो एक उसको रोल दिया गया है उसको निभाता है। केएल राहुल की आप बात जो भी कर रहे हैं, थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत इसलिए भी नजर आती है अगर दूसरी तरफ रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में ना। देखिए, ओपनर्स में जो होता है ना, एक बहुत बढ़िया तालमेल सा बन जाता है। किसी दिन रोहित शर्मा के बल्ले पे ठीक से बॉल नहीं आएगी तो उस दिन केएल राहुल उसकी भरपाई करेंगे। किसी दिन केएल राहुल अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे तो रोहित शर्मा उसकी भरपाई करेंगे। अब रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन नहीं आएंगे उस रफ्तार से जिस रफ्तार से आने चाहिए, केएल राहुल भी इस वक्त अपनी वापसी कर रहे हैं भारतीय टीम में, उनको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इसलिए वो माहौल ऐसा खड़ा हो जाता है कि फिर उसमें आपको दिक्कतें ज्यादा नजर आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों में से एक को भी एक अच्छी सी लय में आते हुए देखेंगे ना, ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ये समय देने की बात होती है। जहां तक बड़े मैच की बात है, ये हर खिलाड़ी को समझना चाहिए। जैसे हम लोग जब रणजी ट्रॉफी खेला करते थे और उस वक्त तो ऐसा था कि जोन में ही मैचेस हुआ करते थे, तो हमारे नॉर्थ जोन में कहा जाता था कि भैया उस वक्त जो सर्विसेज थी या जम्मू कश्मीर की टीम थी या उस वक्त जो हिमाचल की टीम थी, उनके खिलाफ आप कितने भी रन बनाएंगे, रन मायने नहीं रखेंगे। रन मायने वो रखते हैं जो आप हरियाणा और पंजाब के खिलाफ बना के दिखाएं हमें, तभी हम आपको आगे भेजेंगे दिलीप ट्रॉफी में या इंडियन टीम में आपका सिलेक्शन होगा। ये छोटी टीमों के अगेंस्ट आप खूब रन बना लें, क्या फायदा। तो इसलिए ये खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि अगर हम अपने आप को एक बड़ा खिलाड़ी समझते हैं या हम वो रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो वो रुतबा हासिल तभी होगा जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ हम वो प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और इस वक्त आप विश्व क्रिकेट की अगर आप बात करें तो दुर्भाग्यवश ये माहौल हो चुका है विश्व क्रिकेट में, जहां 4-5 टीमें जो है वो सबसे अलग नजर आती हैं। बड़ी थोड़ी सी दुख की बात भी ये है कि अब क्रिकेट का वो जो एक टाइम पे जो टैलेंट की बात करते थे या जो माहौल की बात करते थे या जो आपको एक क्या कहते हैं, एक वेस्ट इंडीज की टीम दिखती थी या श्रीलंका की टीम आपको जो उस वक्त नजर आती थी, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी टीमें, जिम्बाब्वे की टीम एक टाइम पे ऐसी हुआ करती थी कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे जाते हुए उसको ऐसा लगता था पता नहीं जीत के आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त विश्व क्रिकेट में अगर आप देखें तो कुछ टीमों का अब वो स्थान रहा नहीं है, अब उस तरह की टीमें रही नहीं है। तो अब जो आप अपने आप को अगर एक अलग दर्जे का खिलाड़ी मानना चाहते हैं या बल्लेबाज मानना चाहते हैं, तो तभी होगे आप वो या बनेंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना के दिखाएं, जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन बनाएं, पाकिस्तान वाले मैचों में जब आपको मौका मिलता है वहां रन बना के दिखाएं, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्योंकि ये 4-5 टीमें जो हैं
अब ये ऐसी टीमें खड़ी हो गई हैं कि इन्हीं के खिलाफ जब आप कुछ करके दिखाएंगे तभी आपका लोहा माना जाएगा। मैं बस एंड करने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा। लास्ट शो में हमने सर से बात करी थी विराट कोहली के बारे में, उन्होंने विराट कोहली के बारे में कुछ शब्द बोले और विराट कोहली ने 50 रन कर दिए। आज अरे हमने उनसे बात करी है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो जिंक्सेस और इन सब में नहीं विश्वास करता, पर इंडियन क्रिकेट टीम को लेके थोड़ा सा मैं बायस हो जाता हूँ इन चीजों में। आज हमने केएल राहुल की बात करी, होपफुली अब जो सर ने बात करी है उसके बाद क्या पता कल केएल राहुल रन कर दें। अगर ऐसा हुआ डेफिनेटली तो मैं यही बोलूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप जिस भी प्लेयर को फॉर्म में लाना चाहते हैं आप बोले उनकी बात करेंगे और फिर वो प्लेयर अगले मैच में फॉर्म में आ जाएगा। आई थिंक विराट कोहली ने अर्धशतक बनाया जरूर, लेकिन थोड़ा सा हमें विराट कोहली से बहुत उम्मीदें हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ आके जरा थोड़ा सा इस तरह का एक इनिंग खेल के दिखाएं, अपनी लय पकड़े दोबारा, क्योंकि ये खिलाड़ी ने जितनी अपनी फिटनेस पे काम किया है ना, अभी भी इसके पास बहुत साल है क्रिकेट के आपको देने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी ताकत विराट कोहली की जो है वो है उनकी फिटनेस, उनके शारीरिक रूप से जिस तरह से वो तंदुरुस्त है। इसलिए अभी भी लगता है कि ये ऐसा खिलाड़ी है कि आप अभी भी इस पे दाव लगाइए और आंख बंद करके इस पे दाव लगाइए, क्योंकि ये अपने आप को और अपने खेल को इतना मतलब इस तरह से संभाल के आगे चलता है कि इस पे भरोसा हमेशा जताना चाहिए और ये भरोसे के लायक है। सबने सुन लिया आई होप। एंड जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, मुझे लगता नहीं है इससे बेटर कोई एंड हो सकता है शो को एंड करने के लिए। एंड वो जो मैं चीज बोल रहा था मैं उसको लेके बहुत सीरियस हूँ। कोई भी प्लेयर जो आपको लगता है फॉर्म में नहीं है आप उसका बताए, हम उसके बारे में बात करेंगे। सर थोड़ी बहुत शायरी करेंगे, फॉर्म वापस आ जाएगी। ये करियर सेविंग कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। ये करियर सेविंग है, करियर सेविंग। मेरी करियर पहले सेव कर दो आप, बाकियों का नहीं सर, आपके करियर तो सेव ही सेव। तो ऑन दैट नोट आई थिंक इससे ज्यादा अभी कुछ बचा नहीं है बात करने को। होपफुली एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ कल। एंड आई बस मैं एक प्रिडिक्शन, राउंड ऑफ प्रिडिक्शन लेना चाहूंगा। सुमेश पहले आपसे ले लेता हूँ, फिर सर के पास ले आता हूँ। आपकी प्रिडिक्शन कल के मैच के लिए। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मजा तो, माहौल तो तभी बनेगा जब अनबीटन जाएंगे। ठीक है, सुमेश की सर आपकी प्रेडिक्शन कल के। बस मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि एक ना ऑब्सेशन ना बनाइए इंडिया पाकिस्तान मैचों को कि पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एशिया कप जीतना है और एशिया कप जीतने की राह में चाहे पाकिस्तान आए, चाहे अफगानिस्तान आए, चाहे बांग्लादेश आए, चाहे श्रीलंका आए, जो भी टीम आए, हमें उनको हराना है। बस यही एक चीज होनी चाहिए। So don't get very obsessive about one particular match. We have to win the Asia Cup. We have to win the World Cup. और उस राह पे निकल चुके हैं हम, उस राह पे हमें चलना है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम आए। और जिंदगी में थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, जिंदगी में थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो थोड़ा सा सुकून ढूंढिए, खुश रहिए। जो भी आपके टीम जिस तरह का प्रदर्शन करती है, जो भी मैचेस जीतती है, और विराट कोहली के लिए तो फिर वही 2 लाइनें कहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख। ये वक्त भी गुजर जाएगा गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। तो इसलिए ये वक्त है, समय है, इसी तरह से चलता रहता है। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास जताइए, थोड़ा सा सब्र दिखाइए और देखिए फिर आप फिर वही कारनामे एक बार फिर करके दिखाएंगे। तो हमारी हमेशा से गुड विशेस और बेस्ट विशेस है भारतीय टीम के साथ। लाइंस ये विराट कोहली के लिए बोली हैं सर ने, पर मेरे को ये इस बात की जरूर आशा है कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इन लाइंस के साथ रिलेट करेगा। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, वो क्रिकेट कॉन्वर्सेशन ही क्या जिसमें आपको कोई लाइफ लेसन ना मिले। एंड जब तक वो लाइफ लेसन मिलते रहते हैं, वो मजा जो है, वो एक स्पेशल जगह जो है क्रिकेट की, वो हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। और इस नोट पे अब मैं फाइनली बोल रहा हूँ, इस नोट पे हम डेफिनेटली शो को एंड करेंगे। एंड आप प्लीज cricket.com देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना भी हमारा कंटेंट है वेबसाइट पे चाहे ऐप पे, उसे प्लीज डेफिनेटली चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।